तो अब शुरू करेंगे कोलिजन इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, तो ये संयुक्त स्थानांतरण और घूर्णन गति में ये जो ठोकर है, जो कोलिजन है, जो टक्कर की बात है, टक्कर के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले भी हमने पढ़ा था ये, लेकिन अब इस बार दोनों चीज़ें आएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ। एक छड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, एक छड़ ले रहा हूँ और इस छड़ को मैं फ्री रखा हूँ। इस बार कहीं पर हिंज नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी कील नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो फ्री है ये। और यहाँ इस लाइन में मैंने एक छोटी सी गेंद इस दिशा में इसको u वेग से फेंक दिया। ठीक है, दोनों का या तो मास सेम ले लीजिए या अलग अलग ले लीजिए, जो आपको सही लगे। ये m ले लेते हैं, ये कैपिटल M ले लेते हैं और इसकी लंबाई l ले लेते हैं। ठीक, और ये कोलिजन जो है वो मैं ले लेता हूँ इलास्टिक। केस 1 ले लेता हूँ, पहला पार्ट। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन E = 1। ठीक, इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, तो सवाल ये पूछा गया है कि कोलिजन के बाद बताइए इस छड़ी की वेग क्या होगी और इसकी वेग क्या होगी, इसकी कोणीय वेग क्या होगी। ये सारी बातें आपसे पूछा जाता है। तो जो भी पूछा जाए मैं आपको समीकरण लिखने सिखाता हूँ, इक्वेशन लिखने सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्या ये लगा सकते हैं। तो याद करो, पहले जब कील लगा रहता था तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आप इन दोनों को सिस्टम लेते थे तो यहाँ पे हिंज फोर्स आ जाता था, जिसके कारण आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाते थे। अब यहाँ पे वैसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कील तो है ही नहीं। तो जब कील नहीं है तो आप आराम से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर 1, लीनियर मोमेंटम P इज कंजर्व। सबसे पहले क्यों, क्योंकि एज रॉड इज फ्री। ठीक है, रॉड इज फ्री, रॉड फ्री है। ठीक है, तो यदि छड़ी यदि फ्री हो, ठीक है, फ्री हो मतलब कहीं पर हिंज नहीं है, कील नहीं है, यदि वो फ्री है तो आप आराम से यहाँ पर संवेग का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो P कंजर्व मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, संवेग का संरक्षण हो सकता है, संवेग का संरक्षण कर सकते हैं। कौन सा संवेग है ये, तो रेखीय संवेग है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कील नहीं है, जब भी फ्री रहे ना छड़ तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये हवा में कैसे रहेगा, ये तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे आप रख दिए हो ऐसे छड़ को ऐसे, और इधर से एक गेंद आके इसको मार रही है, तो ऐसे करके ये घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था बिफोर। आफ्टर में क्या दिखाई देगा आपको, आफ्टर में जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या दिखाई देगा कि ये जो छड़ी है, ये जो छड़ी है इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई इससे, ये छड़ी में एक ओमेगा इस दिशा में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने जब इसको इस गेंद से मारा तो गेंद इसको एक बल लगाती है इस दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा में बल लगने के कारण, इस दिशा में बल लगने के कारण इसके अबाउट एक टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क मिलने के कारण इसको ओमेगा इस दिशा में मिलेगी। एक्चुअली ओमेगा यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, ओमेगा ऐसे मिलेगी, ऐसे ऐसे मिलेगी। ठीक है ना, ऐसे इधर हिट होगा, इधर घूमेगा। और क्योंकि आपने बल इधर लगाया तो त्वरण भी इधर होगा, तो उसके कारण वेलोसिटी ऑफ रॉड भी आने वाला है। ठीक है, छड़ी में एक वेग भी आ जाएगी, रेखीय ट्रांसलेशनल स्थानांतरण वेग आ जाएगी, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है जी, तो इस दिशा में आपको ऐसे एक बल मिलेगी। और ये जो गेंद है, ये गेंद को भी मैं इसी दिशा में मान लेता हूँ कि अभी भी ये इधर ही जा रहा है। ठीक है, और इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, इसको v ले लेते हैं। ठीक है,
ये m मास और ये कैपिटल M मास। ये है आफ्टर, ये है बिफोर, ठीक, बिफोर है, ये आफ्टर है। तो अब क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं आप, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल केवल इसी की है तो m u और वो 0 है, फाइनल इसकी क्या हो जाएगी m v। लेकिन इसकी आप क्या लिखोगे, ये तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में है। तो आपको मैंने पीछे थ्योरी दे रखा है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कंबाइंड में हो, कंबाइंड लीनियर और एंगुलर दोनों में हो, ट्रांसलेशन और रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में हो, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होता है। तो टोटल मास m है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉड, तो vr हो गया। तो ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपको एक दो चीजें नहीं पता, हो सकता है मास का भी रेशियो पूछ दे, तो फिर और भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा कौन सा आप और कंजर्व कर सकते हैं, और किस चीज का संरक्षण आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 था, तो क्या नेट टॉर्क भी 0 है, बिल्कुल नेट टॉर्क भी 0 है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर तो नेट टॉर्क 0 होने के कारण आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप सिस्टम लेते हैं तो केवल यही एक फोर्स आता है, ये फोर्स आता है, इसको इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर फोर्स लग रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिस्टम में आप लेंगे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक खास बिंदु के सापेक्ष संरक्षण करूंगा, एक खास पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। वो खासियत क्या होगी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के सापेक्ष आप कोणीय संवेग संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। कोणीय संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। यदि कर सकते हैं तो मैं कौन से बिंदु के अबाउट लूं। तो देखिए आपको किस किस का लिखना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट मास का लिखना है। तो पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम तो आप लिख सकते हैं, क्या होता है mvr होगा। r क्या लेंगे, r परपेंडिकुलर लेंगे। तो r यहाँ पे क्या होगा वो मैं ले लूंगा जब पॉइंट ढूंढ लूंगा। तो मैं पॉइंट कहाँ ढूंढूं, पॉइंट जो है जिसके अबाउट मुझे कंजर्व करना है उसकी खासियत मुझे इस रॉड के एंगुलर मोमेंटम लिखने के समय निकल के आएगा। देखिए ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में है, कंबाइंड में। तो यदि कंबाइंड में है तो याद कीजिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी ए के अबाउट क्या होता है, r क्रॉस p प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, यही होता है। ये किस में होता है, इन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखते हैं, ए पॉइंट के सापेक्ष ऐसे लिखते हैं, ये आर ए लिया जाता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के सामने ले लूं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहीं पर ले लूं, मैं इसी लाइन के अबाउट ले लूं, इधर कहीं ले लो, यहां पर कहीं नियर सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका बिल्कुल सामने ले लूं। तो इसका जो आर है ना, ये आर, और ये जो पी होगा, पी तो हमेशा इधर ही होगा, ये पी की दिशा होगी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो अबाउट एल, अबाउट सेंटर ऑफ मास या नियर सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं सेंटर मास पे जाऊंगा तो सेंटर मास तो आगे बढ़ेगा ना, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, उसके जस्ट सामने ले रहा हूं, इसके जस्ट सामने इसी जगह में ले रहा हूं। तो इसी जगह में अगर आप लेंगे अबाउट नियर सेंटर ऑफ मास, तो r क्रॉस p की वैल्यू 0 हो जाएगी,
क्योंकि आर और पी जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, समझ रहे हो, आर और पी जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, सिर्फ आई ओमेगा लिखना होगा, इसलिए मैं कहाँ लूंगा, अबाउट नियर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल सामने में लेने वाला हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो देखिए इनिशियली ये चल नहीं रहा था, केवल यही चल रहा है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम इसके सापेक्ष क्या होगा, तो एम वी आर, आर आर परपेंडिकुलर क्या है L/2, तो आप लिखेंगे एम यू L/2, और वो तो चल ही नहीं रहा तो 0 हो गया। अच्छा इसकी क्या होगी, एम वी L/2, एम वी L/2। अच्छा अब रॉड का निकालो, किसके, इधर सेंटर मास के इधर, नियर सेंटर मास। तो नियर सेंटर मास अगर लोगे तो आर क्रॉस पी तो 0 हो गया, आर क्रॉस पी 0 हो गया। अब आपको केवल आई ओमेगा लिखना है, तो आई ओमेगा बहुत आसान हो गया, आई ओमेगा क्या लिखोगे, ml²/12 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आई ओमेगा कैसे लिखे, आई ओमेगा इज ml²/12 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है, ये वाला ओमेगा है। अब ओमेगा भी नहीं पता आपको, है ना, ओमेगा भी नहीं पता, यहाँ पे रॉड की वेलोसिटी भी नहीं पता और वी नहीं पता, 1 2 3 अननोन है, तो तीसरी इक्वेशन और चाहिए। अच्छा यहाँ कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम मैंने लिया है तो कैपिटल एम बना दीजिए इसको, ml², ठीक है, ये हो गया। तो तीसरी इक्वेशन क्या लेंगे, यहाँ टाइप ऑफ कोलिजन लेंगे, टाइप ऑफ कोलिजन। तो तीसरी इक्वेशन आप लिखोगे टाइप ऑफ कोलिजन, तो ई किधर डिफाइन करते हैं, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, किधर डिफाइन करते हैं, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, मतलब समझ रहे हो, जिस लाइन में कोलिजन होगी, जिस लाइन में कोलिजन होगी उधर ही आप ई डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने आपको 2D मोशन में सिखाया था, आपको सेंटर मास अगर याद है तो वहाँ मैंने ई लिखने सिखाया था कि जब भी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट पैरेलल ना हो, एक दिशा में ना हो, तब हमेशा ई को उधर ही डिफाइन करेंगे जिधर कोलिजन होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ठीक। तो मैं इसी लाइन के अलोंग करूँगा, तो इसको क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल्स टू 1। तो V2 क्या होगा, V2, तो V2 मतलब क्या है, ये 2 है ये 1 है, इसको 2 ले लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखना यहाँ पे ध्यान से, तो इसकी वेलोसिटी होगी इधर वेलोसिटी ऑफ रॉड, और ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा एल, L/2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, वी आर प्लस ओमेगा L/2, ये हो गया V2। और V1 क्या होगा, ये होगा V1 माइनस V, ठीक है। U1, 1 कौन है, ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U है, तो U माइनस 0 इक्वल्स टू 1, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो कोलिजन भी आप सीख गए, अगर वो खुला है तो हमारा केवल नई बात क्या हुई, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, और एंगुलर मोमेंटम आप नियर सेंटर मास लीजिए, तो उससे क्या होगा, ये आर क्रॉस पी वाला चीज 0 हो जाएगा कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में, और ई इक्वल्स टू 1 होने से क्या होगा, ई की वैल्यू हमेशा उधर लोगे जिधर लाइन ऑफ कोलिजन होगी, ठीक है। तो V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर घूम के आ रहा है एक ओमेगा आर और एक V है, तो वी आर प्लस ओमेगा L/2 दोनों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी m/m रेशियो भी पूछ देते हैं कि इसका मास और इसका मास नहीं दिया है तो इसके रेशियो पूछ सकते हैं, तो आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रॉड निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, वी भी निकाल सकते हो, क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें इस बार क्या होगा, ये जाके इस पे चिपक जाएगा, तो कैसे करेंगे, ठीक, कॉपी कीजिए। अब आइए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि अब एक छड़ी है, छड़ी में ये जाकर चिपकने वाला है, ठीक है। इस बार छड़ी का मास मैं इसके मास के बराबर ले लेता हूँ, एम और एल, ये दोनों का द्रव्यमान बराबर है, मास दोनों का सेम है, ठीक है। और ये भी किसमें, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब आप इसको जाके मारते हो, मारने के बाद क्या होता है, इसमें ये चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाती है ये।
तो उसको बताना है कि इसकी क्या होगी वेलोसिटी और ओमेगा क्या होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इस पर जाके चिपक जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ इस येलो रंग से, ऐसे ये इसमें चिपक गए। तो चिपकने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है, वी डैश कर देते हैं, और इसकी ओमेगा भी आ जाएगी ऐसे। तो आपको ओमेगा भी ज्ञात करना है और वी डैश भी ज्ञात करना है, और ये इसके साथ चिपक के चल रहा है। तो क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है? क्या निकालना है? फाइंड वी डैश एंड ओमेगा। ठीक है, ये निकालना है आपको। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि छड़ी फ्री है। अगर वो फ्री रहेगा, कहीं भी हिंज किया हुआ नहीं है, कील लगा हुआ नहीं है, तब आराम से लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल केवल mu है और फाइनल में ये साथ चल रहे हैं, तो साथ चल रहे हैं, तो इसकी जो मोमेंटम होगी वो एम वी डैश होगी और इसकी भी एम वी डैश होगी। तो क्यों ना इसको सिस्टम एक बार बना लें, तो ये क्या बन जाएगा, 2m इंटू वी डैश। ये हो गई पहली इक्वेशन। तो वी डैश निकल के आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। अब ओमेगा निकालना है आपको। समझ आया ये कैसे 2m कर लिया मैंने? क्योंकि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में केवल लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन के कारण होता है। तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी वी डैश हो गई इधर, है ना, तो एम वी डैश हो गई, और इसकी भी लीनियर मोमेंटम वी डैश हो जाएगी। ठीक है, एम वी डैश। तो पूरे को एक सिस्टम आप बना लीजिए ना, एक ही सिस्टम हो गया जिसका मास 2m हो गया, और इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली केवल वी डैश है। रोटेशनल तो इसमें आता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में भी लीनियर मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होता है। ठीक है, या ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो होगी वो होगी। ठीक है, अच्छा, अब आता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो हो गया। अब क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके अबाउट कंजर्व करने मैंने बताया था, नियर सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? क्या अभी भी यहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा क्या, छड़ी के बिल्कुल केंद्र पर होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि जब अभी चिपक जाता है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में अब ये भी आ गया। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा। तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास। तो क्यों, इसलिए मैंने बराबर बराबर मास लिया था, ताकि ये आसान हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप इसके अबाउट ऐसे कंजर्व करेंगे, और ये दूरी तो आपको पता है कितना होगा, l/4, ये भी l/4, क्योंकि बीचों बीच आएगा ना, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट नियर सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। ठीक है, तो कैसे कंजर्व करेंगे आप? L इनिशियल बराबर L फाइनल। तो इनिशियल L क्या होगा, किधर, नियर सेंटर ऑफ मास। तो आप यही लोगे, यहाँ के अबाउट ले रहे हो ना, यहाँ के अबाउट ले रहे हो, ये वाला हो गया, तो ये वाली दूरी लोगे। समझ में आ रहा है? तो m u l/2 नहीं होगा, l/4 होगा। ये इनिशियल है, ये तो चल ही नहीं रहा है, तो वो 0 होगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये एक ही सिस्टम बन चुका है। तो r क्रॉस p तो 0 हो गया, क्योंकि आप नियर सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, r क्रॉस p 0 हो गया, केवल i ओमेगा लिखना आपको। तो i इस सिस्टम का i निकाल लीजिए, इसके अबाउट क्या होगा ये निकाल लीजिए। तो सबसे पहले रॉड का सेंटर मास आप यहाँ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके अबाउट निकालोगे, फिर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास क्या है ml² बाई 12 प्लस इसको शिफ्ट कीजिए नीचे ml बाई 4, ये होगा। समझ आया क्या क्या मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। इसके अबाउट है आई ml² बाई 12, इसको आपको पैरेलल शिफ्ट किए, पैरेलल शिफ्ट क्या होगा mr², r कितना l बाई 4, तो ml² हो गया। ठीक है, ये हो गया इसके अबाउट आई। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना है, तो उसको लिखोगे m, ये भी l बाई 4, l बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये आप क्या लिखे हो आई ऑफ रॉड, ये आप क्या लिखे हो आई ऑफ मास, बॉल जो है बॉल का है। तो ये कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसको आपको केवल और केवल ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हो बात को, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया दूसरी समीकरण, ये है पहली समीकरण, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इससे तो v' आ जाएगा और इससे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि v' इसमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप r क्रॉस p लिख रहे हो, r क्रॉस p में p वाला पार्ट तो जीरो हो गया कि वो पैरेलल हो गया r क्रॉस p, इसलिए केवल i ओमेगा रहा। और i पूरे सिस्टम को आप इसको इसके अबाउट घूमते हुए मान लिए हो, तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके भी पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर आ गई। ठीक है, आप चाहते तो इसको अलग अलग लिख सकते थे, तो mvr भी लिखते तो वो v रिप्लेस करते तो आंसर वही आता, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r, तो r की वैल्यू l बाई 4 फिर लिखते, वो सब करते तो हो जाता। पर मैं वो नहीं कर रहा, मैं पूरे को एक सिस्टम बना दिया और उसको इसके अबाउट कंप्लीट ओमेगा बना दिया, क्योंकि r क्रॉस p सिस्टम का जीरो हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ही है, यहाँ पर एक ही है जो ऐसे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन कर रहा है, जिसका आप नियर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई लिख रहे थे, एल लिख रहे थे, यानी एंगुलर मोमेंटम लिख रहे थे, तो आर क्रॉस पी की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया है। तो जब सिस्टम ले लिए हो सेंटर ऑफ मास का, तो फिर तो ये भी आ गया ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आप चेंज कर रहे हो, नया बना दिए सिस्टम। तो सिस्टम में क्या आया, एक रॉड और एक बॉल, दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो उसका नया सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, तो नया सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, तो आप इसके अबाउट केवल और केवल कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो आर क्रॉस पी प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, और ये सिस्टम का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे। तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट किए, फिर इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और इस गेंद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और कंबाइंड क्या टोटल क्या कर दिए, आई ओमेगा कर दिए, क्योंकि सिस्टम बना दिए हो एक रॉड और एक गेंद का, जो कि घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है कोलिजन की बात, किसमें, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में। अब इंपल्सिव केस भी देख लेते हैं। तो कोलिजन विद ग्राउंड में सबसे बढ़िया इंपल्सिव केस दिखेगा, जिसमें दोनों हो रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आइए इंपल्सिव केसेस देखते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ स्पिनिंग ऑफ बॉल, है ना। गेंद अगर घूमता हुआ जमीन पर गिरे, तो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो होता है वो स्मूथ ले लेते हैं, ग्राउंड को हम लोग घर्षण रहित ले लेते हैं, लेकिन अब इसमें फ्रिक्शन है, म्यू है। ठीक है, और यहाँ से आप एक गेंद को छोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें ये घूमता हुआ भी है और ये नीचे भी जा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर उठता है, तो क्या क्या होगी ये सब आपको बताना है। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, पर अब चेंज हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि कोलिजन के जस्ट पहले ओमेगा है और कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। ठीक है, ओमेगा में कोई चेंज वैसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि mg का टॉर्क कुछ नहीं बदल पाता है। तो यहाँ की वेलोसिटी v नॉट ले लेते हैं, कोलिजन के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही वो जाके हिट करता है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको चित्र, इसका चित्र यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये इससे हिट करता है वैसे ही एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऐसे। तो ये जो नॉर्मल है ये इम्पल्सिव होगी। अब एक फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन,
तो फ्रिक्शन की किधर लगेगा, सोचिए तो घर्षण किधर लगेगा। तो देखिए ये घूमता हुआ ये आ रहा है और घूमता हुआ ग्राउंड को इधर मार रहा हुआ, तो ग्राउंड उसको इधर पुश करेगा, है ना। ये घूमता हुआ ग्राउंड को इधर इधर वो जाना चाह रहा है, तो इसकी फिसलने की टेंडेंसी बाईं ओर है, तो फ्रिक्शन इसको किधर लगाएगा, फ्रिक्शन इसकी स्लिपिंग को रोकेगा, तो इधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू एन हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसे। तो इसके कारण क्या होगा वो समझते हैं। इसके कारण एक वेलोसिटी इधर भी आ जाएगी, यही आपको नया मैं सिखाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इधर एक वेलोसिटी आ जाएगी वी एक्स, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो ई टाइम्स वी नॉट हो जाएगी, क्योंकि ये वी नॉट से हिट कर रहा था, तो ऊपर इसकी ई टाइम्स वी नॉट हो जाएगी, अगर ई दिया है तो सवाल में ई दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या होगी, वी एक्स क्या होगी, और ओमेगा भी अब चेंज हो जाएगा। क्यों ओमेगा चेंज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क इधर लगेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क इधर लगेगा, तो इसकी ओमेगा भी चेंज हो जाएगी। तो अब नई ओमेगा क्या बन गई, ओमेगा बन गई। पहले ओमेगा नॉट ले लेते हैं, इसको ओमेगा नॉट ले लेते हैं। ठीक है, ओमेगा नॉट, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के समय आपको क्या क्या ध्यान देखना है कि एक तो ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों ही फोर्सेस जो है वो इंपल्सिव हो गए, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ इंपल्सिव इसलिए है क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव है, तो ये कैसा है, इंपल्सिव है। ठीक है, आवेगीय है, ये इंपल्सिव फ्रिक्शन है, इंपल्सिव फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव है, तो आपको दोनों का इंपल्स मोमेंटम लिखना पड़ेगा। अब सुनिए, बात ऐसी है कि नॉर्मल का इंपल्सिव लीनियर देगा केवल, पर फ्रिक्शन का इंपल्सिव लीनियर भी होगी और एंगुलर भी होगी, तो ये आपको यहाँ पे नया चीज सीखना था। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये जस्ट बिफोर है, ये मैंने ग्राउंड के ऊपर दिखा रखा है, पर ये जस्ट हिट करने के जस्ट पहले है। ठीक है, तो आप इसके लिए लिखो, तो इसके लिए क्या लिखोगे, लीनियर वाला लिखोगे, लीनियर वाला, तो लीनियर वाला क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन एन डी टी, इंटीग्रेशन एन डी टी, एन डी टी, ये है माइनस और ये है प्लस, क्योंकि मैंने ऊपर को प्लस लिया है। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम, ये क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल क्या है, माइनस एम वी नॉट, ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई टाइम्स एम वी नॉट, ओ सॉरी वी नॉट थोड़ी होगा अब, हाँ ई वी नॉट, वी नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एम वी नॉट। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन, तो ई टाइम्स एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट, ये हो गया पहले वाला इक्वेशन। अब इसके कारण देखिए, इसके कारण, तो इसके कारण आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी है, तो मोमेंटम आप फाइनल क्या लिखेंगे, एम वी एक्स माइनस जीरो, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एंगुलर लिखेंगे, तो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम। ठीक, अब इसके कारण तो कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं बनेगा सेंटर मास के अबाउट, तो फिर इसके कारण कोई एंगुलर इम्पल्स भी नहीं बनेगा, तो इसके कारण नहीं लिखेंगे, केवल फ्रिक्शन के कारण लिखेंगे। तो फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो केंद्र के सापेक्ष इसकी क्या होगी, तो इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी, इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी ऐसे इक्वल्स टू आई ओमेगा, है ना, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा आई ओमेगा लिखेंगे आप। ठीक है, तो आई इसके अबाउट आई ही लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, और क्योंकि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो तो इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस आई ओमेगा, माइनस आई ओमेगा नॉट। ठीक है ना, ये होगा, तो ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब यहाँ म्यू कांस्टेंट है ना,
सॉरी, इसका तो टॉर्क लोगे ना, टॉर्क लोगे तो ये तो मैंने फोर्स लिखा, इसका टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो म्यू एन इंटू आर, आर इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस आर दी गई है और मास इसकी एम है, ठीक है। तो म्यू एन इंटू आर होगा। तो यहाँ से आर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी, तो म्यू एन डी टी की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं और एन की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो म्यू एन डी टी इधर प्लस हो जाएगा आई ओमेगा नॉट और ये माइनस हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो n की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ लिख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं येलो कलर से, म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन एन डी टी की वैल्यू ये है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ई एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट इक्वल्स टू एम वी एक्स, ठीक है। तो एम 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 काट लीजिए, एम 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 काट लीजिए, इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, आर इंटीग्रेशन एन डी टी, इंटीग्रेशन आर बाहर है और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू एन डी टी की वैल्यू ये है, सही है। तो म्यू एन डी टी की वैल्यू आप एम वी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन तो आप यहाँ से सॉल्व करके वी एक्स निकाल लेंगे, ये सॉल्व किए और वी एक्स निकल गया, वी एक्स निकल गया, इससे डन है। वी एक्स कैसे क्या लिखोगे, वी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से आप क्या लिखेंगे, म्यू ई प्लस 1 इंटू वी नॉट, ये लिखेंगे म्यू ई प्लस 1 इंटू वी नॉट, कॉमन ले लिया, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एन डी टी इज एम वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम वी एक्स इंटू आर। तो यहाँ से आप ओमेगा भी निकाल सकेंगे फिर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आई ओमेगा इक्वल्स टू आई वी नॉट माइनस आर इंटीग्रेशन एन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी एम वी नॉट से, तो आ जाएगा एम वी एक्स आर। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर ले आया और इसको उधर ले गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे, ओमेगा बराबर आई ओमेगा नॉट माइनस एम वी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे इंटू आर बाई आई, ये हो गया, ठीक है। तो ओमेगा भी इसमें चेंज हो जाएगा और इधर एक लीनियर इस डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होता है म्यू ई प्लस 1 इंटू वी नॉट, ठीक है। ये एक जनरल रिजल्ट है, आप इसको याद भी रख सकते हो, अगर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, ये 1D था, इसको 2D अगर बना दिया जाए, एक एंगल में बना दिया जाए, मतलब मैं ऐसे करके गेंद को फेंकूँ तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे गेंद है, ठीक है। तो किसी थीटा में आ रहा है सपोज, तो ये फाई में जाएगा इधर सपोज, तो ये सब आपको ज्ञात करना है, क्या होगा पता करो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने अभी एक चीज़ गौर किया यहाँ पर, यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट का मिस्टेक हो गया, ये ब्रैकेट ठीक कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे म्यू कॉमन लिया हुआ था ना,
तो म्यू यहाँ पे कॉमन है, तो वी नॉट को कॉमन लोगे तो म्यू भी बाहर रहेगा, E+1 अंदर रहेगा, है ना। तो ये ब्रैकेट यहाँ से आप हटा दीजिए ऐसे, और इधर यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। आप समझ ही रहे होगे ये बात। तो म्यू वी नॉट को एक साथ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक छोटा सा ब्रैकेट का मिस्टेक था, इसको आप ठीक कर लेना। म्यू भी बाहर है, E+1 अंदर होगा अगर वी नॉट को बाहर लोगे तो। क्लियर है? चलिए अब अपन करेंगे 2D वाला, एंगल वाला करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, इक्वेशन लिख लीजिए। अब देखिए केस 2 पे आते हैं, जिस पर अब जो गेंद है वो यहाँ आप फेंक रहे हो। थोड़ा सा मैं दूर दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चिपक के दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है u वेलोसिटी से, ओके, ऐसे, और यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। और ये इधर चला जाता है। तो ऐसा मैंने आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, द्रव्यमान केंद्र की वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको कराया था ऐसा, ठीक। अब अंतर ये है कि अब इस पर फ्रिक्शन है। इसका फ्रिक्शन कितना है? म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, घर्षण गुणांक म्यू है, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन है, स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है। तो यदि चिकना सतह होता था तो हम क्या करते थे, इस दिशा में जो वेग होता है उसकी घटक बराबर होती है ना। जो इधर था बाद में भी इधर ही होगा, पर अब ऐसा नहीं है। देखते क्या होगा। तो देखिए ये u वेग से है, तो इसके दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या होगा? एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? u sin थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कोलिजन के बाद ये इधर जाने लगेगा। मैं देखिए ये यहीं पर ही है, यहाँ पर मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ। और ये भी जो मैं यहाँ पे चित्र बनाने वाला हूँ, जो डायग्राम बनाने वाला हूँ, ये भी इसी जगह ही है, पर मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके भी वेलोसिटी इधर होने वाले हैं, पर इसके मैं दो घटक ले लेता हूँ, दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक कंपोनेंट इधर y और एक इधर x, तो इसको मैं vx लिख देता हूँ, ठीक है। ये vx है और ये vy है। तो vy मुझे पता है। अगर इसके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, e दिया है और म्यू दिया है, तो इधर क्या होगा? e u cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे u cos थीटा है तो इधर e u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब बदल जाएगा, vx u sin थीटा नहीं रहेगा, अब ये बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा। कारण यहाँ पे घर्षण है, फ्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, तो मैं इसकी यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता करना है कि अगर फ्रिक्शन है तो वो किधर है, किधर लगेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए ये क्योंकि घूम नहीं रहा था, ये घूम नहीं रहा है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है ऐसे, इसके केवल ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशन मोशन नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? आगे की ओर, इसकी वेलोसिटी आगे की ओर है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, जिधर स्लिपिंग होगी उसको अपोज करेगा। तो इस ग्राउंड को देखोगे तो ये तो चलने वाला नहीं है, ग्राउंड तो फिक्स रहेगा। अब ग्राउंड के सापेक्ष इसको देखोगे तो ये गेंद आगे जा रही होगी, मतलब मैं केवल x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, x डायरेक्शन की। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आगे है, इसके ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। और ये कैसी फ्रिक्शन होगी? तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो मूव कर रहा है, इसको ये रोक नहीं पाएगी है, तो ये फ्रिक्शन लगेगी काइनेटिक, ठीक है। तो इसको कितना लिखोगे? म्यू एन। अच्छा, अभी इसमें एन लगेगा ऊपर ऐसे, ठीक है, एन। तो mg में नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये इम्पल्सिव हैं, दोनों इम्पल्सिव हैं, आवेगीय हैं। तो जब इम्पल्सिव होते हैं वही मैं दिखाता हूँ इम्पल्स मोमेंटम डायग्राम में। mg में नहीं दिखा रहा क्योंकि mg नॉन इम्पल्सिव है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों हो गए। अब सुनो, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसके वेग को परिवर्तित कर रहा है। अब इसके केंद्र के सापेक्ष इस बल का आघूर्ण अगर देखोगे, बल आघूर्ण, तो इस घर्षण का इस केंद्र के सापेक्ष, इस सेंटर के अबाउट, इस फोर्स का
एक टॉर्क होगा, नॉर्मल का टॉर्क नहीं होगा पर फ्रिक्शन का टॉर्क जरूर होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क उसको घुमाएगा, तो अब ये घूर्णन गति भी यहाँ पे दिख जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि अगर फ्रिक्शन रहता है तो पहले तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी की वो चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ वो घूमने वाला भी उसके साथ आ जाता है, ओमेगा भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ओमेगा भी आ जाएगा, यूँ ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ओमेगा आ जाएगा, समझ में आया। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया है। अब आपको Vx और ओमेगा निकालना है, ठीक। क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी x कंपोनेंट का एंड ओमेगा, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। आइए करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? इम्पल्स मोमेंटम, लीनियर वाला, लीनियर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे लीनियर में? इंटीग्रेशन एफ एक्स डायरेक्शन में डी टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, यही लिखने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक्स दिशा में कौन सा बल लग रहा है? केवल फ्रिक्शन लग रहा है, और तो कोई बल है ही नहीं। तो फ्रिक्शन का क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस म्यू एन डी टी माइनस का इंटीग्रेशन बराबर फाइनल मोमेंटम ये है तो m वी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम ये है m u साइन थीटा, ठीक है। ये हो गई पहली समीकरण, ठीक है। आपको Vx भी नहीं पता, n भी नहीं पता, क्योंकि म्यू तो दिया हुआ है, म्यू पता है, ठीक है। अब लीनियर का y डायरेक्शन में, लीनियर वाला ही लिख रहे हो, लेकिन y डायरेक्शन में, y ऊपर है, ऊपर आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर कौन सा बल है? n है, n। तो इसको क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन एफ वाई डी टी बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, ऊपर पॉजिटिव है n डी टी, n को पॉजिटिव ले लिया मैंने, n डी टी बराबर फाइनल मोमेंटम ये इसके कारण आएगा, तो m ई यू कॉस थीटा, ई यू कॉस थीटा माइनस ये नीचे है तो एक और माइनस होगा, m u कॉस थीटा। समझ आया? तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, पहले इसको ठीक कर लेता हूँ। तो ठीक करने पे क्या आएगा? ये आ जाएगा m ई यू कॉस थीटा प्लस m u कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? एम यू कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा को कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा ई प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी समीकरण, दूसरी इक्वेशन, इंटीग्रेशन एन डी टी। तो एन डी टी की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, माइनस को उधर ले जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो माइनस को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा? म्यू बाहर है, इंटीग्रेशन एन डी टी बराबर एम कॉमन ले लीजिए, u साइन थीटा, अब इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस वी एक्स, ठीक है। तो एन डी टी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, इसमें m और m कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या निकाल सकेंगे? Vx निकाल सकेंगे। तो Vx आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा, तो ओमेगा के लिए आपको एंगुलर लिखना पड़ेगा, ये लीनियर मैंने लिखा था, अब आपको एंगुलर लिखना पड़ेगा। तो एंगुलर आइए लिखते हैं, एंगुलर। तो एंगुलर का क्या लिखेंगे? एंगुलर का लिखेंगे इंटीग्रेशन टाउ डी टी बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप साफ देख रहे हैं कि इसमें दो दो हैं, क्या क्या हैं? इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशनल भी है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो तो उसके एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? उसके एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आर क्रॉस पी प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ये मैंने आपको बताया है। क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम किसी भी
बॉडी का आर क्रॉस पी, और ये पी क्या होगा, सिस्टम का लीनियर एंगुलर मोमेंटम, और आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये होता है। ठीक है, ऐसे। तो क्योंकि आप इसके सेंटर के अबाउट ही ले रहे हो, तो सेंटर के अबाउट लोगे तो आर क्रॉस पी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो केवल आई ओमेगा रह जाएगा। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट जब आप लेते हैं तो एन का टॉर्क जीरो हो गया, पर इसका टॉर्क रह जाएगा। अब इसका टॉर्क का क्या आएगा, म्यू एन आर, ठीक है, इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली कोई ओमेगा नहीं था, इनिशियल कोई ओमेगा था ही नहीं। ठीक है, तो केवल आर क्रॉस पी पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इसी के अबाउट ले रहे हो। ठीक है ना, केंद्र के सापेक्ष अगर लोगे, सेंटर के अबाउट लोगे, तो आर क्रॉस पी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो केवल रह जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा माइनस जीरो। अब यहाँ से इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी की वैल्यू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी की वैल्यू ये लिख सकते हो, वी एक्स तो आपने निकाल ही लिया पहले वाले से, तो ये पूरा टर्म आपको पता है, यहाँ रख देंगे तो ओमेगा भी निकल आएगा। आ गया समझ? तो ऐसे किया करेंगे, या इसको डिवाइड कर दोगे, कोई एक काम कर लो। ठीक है, तो अगर इसको बना देते हैं, सॉलिड स्फीयर बना देते हैं, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। ठीक है, तो यदि आप ठोस गोला बना दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इससे आप Vx निकाल लिए हो इसके हेल्प से, क्योंकि एन डी टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से ये पूरा टर्म आपको पता है, तो Vx आ गया। अब इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी को आर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा चीज़ आपको पता है, क्योंकि Vx आपने निकाल लिया था। ठीक है, या फिर आप कंप्लीट ये वाला टर्म लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन म्यू एन डी टी की वैल्यू ये रख दीजिए यहाँ पे, तो म्यू इसको गुणा कर दीजिए म्यू के साथ, ये हो गया, इसको आर के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा टर्म आपको पता है। यहाँ बस ओमेगा नहीं पता है, इधर डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा निकल आएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या सीखा कि यदि सतह में घर्षण हो, फ्रिक्शन हो, तो उसमें वेलोसिटी लीनियर डायरेक्शन में, ये अलोंग द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के दिशा में वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ एक एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमने सीखा यहाँ पे। ठीक, तो स्टूडेंट्स, रोलिंग के कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन के इतने ही का कंसेप्ट है। अब टॉपलिंग रहता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेसिव रोटेशन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो है टॉपलिंग, यानी कि लुढ़कना। टॉपलिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी वस्तु को आप अगर धक्का लगा रहे हो या बाहर से कोई बल लग रहा है, तो वो पलट सकता है बजाय स्लिप हुए। ठीक, जैसे आपने खुद में ऐसे इमेजिन किया होगा, आपने देखा होगा ये कि अगर एक बड़ी सी ऐसे लंबी सी एक कोई वस्तु है, और इस वस्तु में अगर आप ऐसे बल लगाते हैं, तो ये आगे बढ़ने के बजाय ये ऐसे लुढ़क जाती है ना, ऐसा हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाता है और ये ऐसे करके नीचे गिर जाता है। इसी को कहते हैं टॉपलिंग, जो पलट जाता है उसको टॉपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि उसकी क्या यहाँ पे मैकेनिक्स है, उसमें फिजिक्स क्या है, क्या भौतिकी इन्वॉल्व है उसमें, वो सब सीखेंगे। ठीक, तो उसको सीखने से पहले आपको एक नॉर्मल रिएक्शन समझना पड़ेगा कि कहाँ लगता है। नॉर्मल रिएक्शन समझ रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो स्पर्श होने के कारण जो बल पैदा होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे यहाँ एक वस्तु है, ऐसे बड़ी सी एक ऑब्जेक्ट है, और इस पर m मास है। ठीक है, m मास है, तो आपको ये चीज तो पता चल गया है कि mg कहाँ लगता है। mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, द्रव्यमान केंद्र में लगता है mg, ये mg। ठीक, पर नॉर्मल कहाँ लगेगा? क्या नॉर्मल बाईं ओर लगेगा, दाईं ओर लगेगा, कहाँ लगना चाहिए? तो चलिए मैं इमेजिन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इधर ले चलता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांटेक्ट है, पूरे में कांटेक्ट बना हुआ है।
ये पूरे में कॉन्टैक्ट है। तो नॉर्मल कहाँ लेंगे, किस जगह लेंगे नॉर्मल? क्या यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, या इसको एक पॉइंट मास बना दिए तो नॉर्मल बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लेंगे? कहाँ लेंगे? तो चलिए मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पे ही लेंगे। लेकिन अगर आप गलती से इसको लेफ्ट की ओर मान लेते, बाईं ओर मान लेते, यहाँ पे नॉर्मल मान लेते, तो आप देखिए इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष टॉर्क देखिएगा। तो इसकी जो टॉर्क है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0 है, लेकिन नॉर्मल का टॉर्क 0 नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये ऐसे पलट जाना चाहिए, पर ये पलट नहीं रहा है, पलटी नहीं मार रहा है, ये पलट नहीं रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से नॉर्मल नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। अब इसको मैं थोड़ी दाईं ओर लेके चलता हूँ, दाईं ओर लेके चलते हैं। तो जब दाईं ओर लेके चलेंगे तो यहाँ से भी वही बात होगी, इधर से भी टॉर्क अगर आएगा तो ये इसको इस ओर पलटना चाहेगा, पर ये घूम नहीं रहा है। इसका मतलब नॉर्मल यहाँ से भी नहीं जाएगा। तो 100% नॉर्मल को कहाँ से जाना पड़ेगा? उसको यहाँ से ही जाना पड़ेगा। कहाँ से? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से, ताकि टॉर्क बैलेंस रहे, है ना, बल आघूर्ण शून्य हो जाए। तो ठीक है, ये नॉर्मल बिल्कुल यहाँ से जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला केस। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं ऊपर से बल लगा रहा हूँ, ऐसे ऊपर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर से ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक। अब देखते हैं इस पर कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन में चेंज आएगा या नहीं, देखते हैं। तो देखो mg तो सेंटर मास से ही लगेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है, यहीं पर ही लगने वाला है mg। और नॉर्मल किधर लगेगा? तो मैं अब क्योंकि यहाँ भी सीखा कि सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया कि नॉर्मल यहाँ से ही जाएगा, इमेजिन कर लिया। अब अगर आप इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें, तो ये फोर्स का टॉर्क आ रहा है जो इसको इस दिशा में घुमाएगा, मतलब ये ऐसे पलट जाएगा, ऐसे ही उठ जाएगा। पर मैं देख पा रहा हूं कि जब मैंने बल लगाया, ऐसे हल्का सा ऐसे बल लगाया, तो वो नहीं पलट रहा था, ऐसा हमने देखा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फोर्स है जो इसको पलटने से रोक रहा है, ठीक। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है वो देखते हैं। तो देखिए, अगर mg तो चेंज नहीं होने वाला, अगर नॉर्मल यहीं से रिएक्ट करेगा तो फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा है टॉर्क। इसका मतलब नॉर्मल शिफ्ट करेगा, इसका मतलब नॉर्मल या तो बाएं या दाईं ओर कहीं ना कहीं जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक। तो आइए इसको मैं इधर की ओर ले चलता हूं, इधर ले चलता हूं पहले, ऐसे इधर। तो ये तो हो गया गलत, यहां नहीं होगा। अब अगर इसके ये देखूं मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसके अबाउट टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है फोर्स का, और नॉर्मल का भी टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। फिर तो ये उसको और हेल्प कर रहा है पलटने में। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो अब सेंटर ऑफ मास से किधर ले जाना सही रहेगा? तो इधर जाएगा, ताकि इसके टॉर्क को बैलेंस कर सके, ताकि वो पलटे ना। तो ये इस दिशा में ये टॉर्क दे रहा है, इसका मतलब इस दिशा में टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए नॉर्मल को इधर की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब देखिए इसके अबाउट नॉर्मल का टॉर्क इधर आ गया, ऐसे आ गया, है ना। अब इसका टॉर्क इधर है और इसका टॉर्क इधर है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रखता है, तभी ये पलटी नहीं मारता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी नॉर्मल मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है? यहाँ तक ही आ सकती है, इसके इधर नहीं जा सकती है। इसका मतलब एक लिमिटेशन होगा जिसके बियॉन्ड ये पलट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप फोर्स का मान और बढ़ाते जाइए तो नॉर्मल और इधर शिफ्ट होगा, और इधर शिफ्ट होगा, और इधर शिफ्ट होगा, होते होते एक समय ये यहाँ आ जाएगा। तो उसको मैं समझाता हूँ, लेकिन इस उदाहरण से समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।
वो ऐसे समझाता हूं, देखिए ऐसे, ठीक है। अब मैं फोर्स को इधर लगा रहा हूं, यहां पे ऐसे लगा रहा हूं, एफ फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लगा रहा हूं। और यहां पे फ्रिक्शन भी है, रफ है ये, ठीक है, रफ है, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेता हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैंने जैसे फोर्स लगाया ये आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ ये पलटा भी नहीं है, ये नहीं पलट रहा है। पर अगर मैं सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष देखूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं, तो यहां पर mg लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल जो है वो भी अगर यहीं से पास होता, अगर यदि यहां से पास हो, तो फिर इसके अबाउट आप देखोगे तो इसका एक टॉर्क आता है जो इधर उसको घुमा देगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल यहां से पास नहीं करेगा, ठीक। अगर आप इस फोर्स को और बढ़ाते जाएं तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए एक टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो वो नॉर्मल का फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, ठीक है, यहां पर कहीं इधर आएगा। अब देखो इसके अबाउट इसका टॉर्क इस दिशा में हो रहा है, और एफ का टॉर्क इसके अबाउट देखोगे तो इस दिशा में हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। अब मैं यहां कुछ न्यूमेरिकल बना देता हूं, कुछ कंसेप्ट बना लेता हूं, ठीक। ये डिस्टेंस ले लेते हैं y, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2h या 2l ले लेते हैं, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो देखिए और कौन कौन से फोर्स लगेगा, देखो फ्रिक्शन भी लगेगा, मैं पहले फ्रिक्शन दिखाने भूल गया, पर फ्रिक्शन भी लगेगा, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन इस दिशा में लगेगी, और वो इधर इसी जगह लगता है, ऐसे लगता है, इस सतह में लगता है। पर आप इसके अबाउट अगर लेंगे, ठीक है, इसके अबाउट लेंगे, तो फिर फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा जो इसी दिशा में आ रहा है, और फोर्स का भी टॉर्क इसी दिशा में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब नॉर्मल को और चाहिए जो इसको बैलेंस कराएगा, ठीक। तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा, ऑल्दो यहाँ पे इसके अबाउट लोगे तो, पर क्योंकि ये सिस्टम चल नहीं रहा, ये नहीं चल रहा, इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकता हूं। तो मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, कितना मैक्सिमम कर सकते हो कि ये टॉपल ना करे, ये लुढ़के ना, कितना आप फोर्स लगा सकते हो, या कब तक लगा सकते हो, जब तक ये नॉर्मल शिफ्ट होते 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 यहां पहुंच जाए, तब तक आप फोर्स लगा सकते हैं, सही है। तो नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, ऐसे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। और फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, लिमिटिंग होता है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। तो नॉर्मल यहां तक आ गया, तो मैं इसके अबाउट देखूंगा तो इसी के अबाउट ये ऐसे लुढ़केगा, ऐसे अगर घूमेगा भी तो इसके अबाउट घूमेगा, इसका मतलब नॉर्मल यहां से उठना शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, होते 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 नॉर्मल यहां आ गया, क्योंकि आप इधर से बल लगाएंगे तो ये इसी के अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्स है, इस फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, इसके बाद टॉर्क होगा Fy। तो टॉर्क अगर टॉपल करना है, टू टॉपल करने के लिए, ठीक है, टॉपल करने के लिए यानी कि लुढ़कने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, उसके लिए शर्त है कि इसका टॉर्क, F का टॉर्क इसके अबाउट, A के अबाउट F का टॉर्क किधर घुमा रहा है, F का टॉर्क इधर, और नॉर्मल का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, तो mg का टॉर्क रहेगा। तो mg का टॉर्क अब इसको बैलेंस करेगा। तो अगर mg का टॉर्क F के टॉर्क से ज्यादा हो तो वो बचा रहेगा, या बराबर भी हो तब भी बचा रहेगा, लेकिन लुढ़कने के लिए F का टॉर्क mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो टू टॉपल, टॉर्क ऑफ F शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg के टॉर्क से F का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। तो आइए लिख के देखते हैं क्या आएगा F का टॉर्क A के अबाउट। तो अबाउट A में क्यों ले रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि A के अबाउट ही ये घूमेगा। जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक कोने के सापेक्ष ही वो पलटी मारना चाहता है, ठीक है। तो अबाउट A क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑफ F।
तो इस ये हो गया F को आगे ले चलिए, और ये इसकी लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y, तो F इंटू y, ये इसका टॉर्क है। ये ज्यादा होना चाहिए किससे, mg के टॉर्क से, तो mg इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है l, ठीक है, mg इंटू l, इधर का टॉर्क जो है। ठीक, अब सुनो, तो इसकी मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फोर्स होनी चाहिए mg l बाय y, इतनी कम से कम तो बल होनी ही चाहिए, ठीक है, टॉपल करने के लिए, ठीक है, कम से कम इतना बल चाहिए। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि टॉपल नहीं करेगा कब, जब ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, मतलब L ज्यादा हो, तो L इसकी जितनी ज्यादा हो और Y जितनी कम हो, उतना ही कम होगा कि वो पलटे। तो जो गाड़ियां होती हैं, वो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं वही ज्यादा पलटी मारते हैं, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है ऊपर तक, और अगर लोडिंग कर दिया जाए तो और आसानी से वो पलटी मार जाता है, क्योंकि वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। वाई जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स चाहिए, तो आसानी से पलटी हो जाएगा। और चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी ऐसे, उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। तो कम चौड़ाई होगी तो वो जल्दी आसानी से पलटी कर जाएगा। देखो मैंने चौड़ाई कम लिया था और ऊंचाई ज्यादा लिया था, तो अब बल लगाएंगे तो वो पलटी ज्यादा मारेगा स्लाइड करने के बजाय, ठीक है। तो टॉपल करने के लिए ये कंडीशन चाहिए, और स्लाइड करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, स्लिप करने के लिए क्या चाहिए, तो आइए यहां लिखता हूं मैं। इसी केस में अगर मैं स्लिप करवाता तो, या टू स्लाइड करना है मुझे, ठीक है। तो स्लाइड करने के लिए इसका फोर्स इससे तो ज्यादा होना चाहिए, तो F शुड बी ग्रेटर देन F लिमिटिंग। तो F लिमिटिंग कितना होता है, म्यू n, और n की वैल्यू क्या है, mg, n की वैल्यू mg के बराबर है, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए बच्चों, मिनिमम फोर्स चाहिए म्यू mg, इसको खींचने के लिए, इसको स्लाइड करने के लिए, टू स्लाइड। तो अगर म्यू mg पहले मिल जाएगा तो पहले वो स्लाइड हो जाएगी, और अगर F mg l बाय y पहले मिल जाएगा तो वो टॉपल पहले का कर जाएगा। तो कभी कभी सवाल आता है कि टॉपलिंग पहले होगी कि स्लाइडिंग पहले होगी, तो उसका आंसर आपको इसकी वैल्यू निकाल के रख लेना और इसकी वैल्यू निकाल के रख लेना, फिर देखना कि फोर्स किसके बीच में पहले है, पहले कौन सा फोर्स मिल पा रहा है, ठीक है। तो जिसकी कंडीशन पहले मिलेगी वो पहले होगा। कि आप स्लाइड पहले कर पाएंगे कि टॉपल पहले कर पाएंगे, उसका आंसर डिपेंड करता है इन्हीं कंडीशंस पे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, कि नॉर्मल जो है ना वो शिफ्ट कर जाता है, नॉर्मल अपने आप शिफ्ट कर सकता है कंडीशन पे डिपेंड करते हुए। तो अगर उसको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो इक्विलिब्रियम अचीव कराने के लिए नॉर्मल को चाहे जिधर स्लिप होना पड़े वो स्लिप हो सकता है, वो बाएं दाएं कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल यहां तक गया, लेकिन मैक्सिमम यहां तक ही जा सकता है, इसके इधर नहीं जा सकता। तो टॉपल होने से रोकने के लिए नॉर्मल यहां तक ही जाएगा, और इसमें देखा जाए तो नॉर्मल को बाईं ओर आना होगा, क्योंकि टॉपलिंग से रोकना है। इस फोर्स का टॉर्क यही बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोचते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है दोनों में, इसमें भी, तो आप किसी के भी सापेक्ष में टॉर्क ले सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर इक्विलिब्रियम हो तो टॉर्क किसी के अबाउट आप लोगे सेम आएगा। तो इक्विलिब्रियम ही एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा था, तो मैं कभी सेंटर मास के अबाउट ले रहा हूँ तो कभी इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे लेने का फायदा क्या हुआ कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, तो केवल mg का टॉर्क रह गया, ठीक है। तो आप किसी के अबाउट लोगे वही आंसर आएगा। तो ये थी टॉपलिंग की बेसिक बात है। एक क्वेश्चन में लेता हूँ इस पर और देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए यहाँ पे एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ठीक है, बेलन जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, मास m और रेडियस r है। इसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है। और यहाँ की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो है म्यू ले लेते हैं, ठीक। अब सवाल यही है इसमें, ये समझना है कि क्या ये सिलेंडर पहले टॉपल करेगी या पहले
स्लाइड करेगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, आपको कंडीशन बताना है, शर्त क्या होगी। ठीक, तो देखो इसको करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा। ठीक, mg का एक कंपोनेंट अब आप सीख चुके हैं, इधर क्या लगेगा mg साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा बच्चों, इधर लगेगा mg कॉस थीटा। और नॉर्मल जो होगा वो लिमिटिंग केस तक पहुंचा दो। अगर टॉपलिंग करवाना है तो नॉर्मल को मैक्सिमम शिफ्टिंग तक पहुंचा दो। तो आपको क्या लगता है नॉर्मल किधर शिफ्ट करेगा? आपको पता करने का मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं। आप खुद से इमेजिन कीजिए कि अगर ये लुढ़केगा तो ये कैसे लुढ़क सकता है, इस तरह से ही लुढ़केगा, ये नीचे ही जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन पहले उठेगा, समझ रहे हो? तो ये उठेगा तो नॉर्मल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, और लुढ़कते 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 नॉर्मल जो है वो अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। तो नॉर्मल यहाँ है, तो mg cos थीटा, नॉर्मल साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये सारे फोर्सेस आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब यदि इसको टॉपल करना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? एक एक्सिस लेना है तो ये वाली एक्सिस होगी ए, ये वाली एक्सिस होगी, तो इसके अबाउट ये टॉपल कर सकता है। तो टॉपल तब करेगा, ठीक है, टॉपल when torque about A, टॉर्क अबाउट ए, तो ए के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो नॉर्मल का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 हो गया, क्योंकि ए के अबाउट आप ले रहे हो। तो ए के अबाउट नॉर्मल का भी टॉर्क 0, फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0। तो mg साइन थीटा का टॉर्क रहेगा इस दिशा में, और mg कॉस थीटा का टॉर्क रहेगा इस दिशा में, है ना। तो ये इसको घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा घड़ी के डायरेक्शन में। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तब तक तो ठीक है, पर अगर टॉपलिंग होगी इसका मतलब mg साइन थीटा का टॉर्क ज्यादा होगा mg कॉस थीटा से। ठीक है, तो mg साइन थीटा का टॉर्क अबाउट ए, mg साइन थीटा का अगर ये ज्यादा हो जाए टॉर्क अबाउट ए mg कॉस थीटा का, इससे अगर ज्यादा हो जाए तो ये टॉपल कर जाएगा। तो mg साइन थीटा का टॉर्क लिखिए क्या आएगा, mg साइन थीटा, और ये वाली दूरी क्या होगी h/2। अगर ये ज्यादा हो जाए mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा इंटू r से, तो ये टॉपल कर जाएगी। यहां से mg काट दीजिए, साइन और कॉस डिवाइड होके क्या बन जाएगा, tan थीटा, है ना। साइन कॉस डिवाइड होके tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा और ये चला जाएगा इधर, तो 2r/h ये होना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशन क्या होगी, tan थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए, 2r/h ये होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ये कंडीशन अगर हो जाएगी तो ये टॉपलिंग हो जाएगी, टॉपल कर जाएगा ये। ठीक, और स्लाइड करने की कंडीशन क्या है, टू स्लाइड आपने क्या याद कर रखा है, स्लाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, स्लाइड में समझ रहे हो, फिसलने रोकने के लिए या फिसलने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए था कि एंगल ऑफ रिपोज हो जाए। तो tan थीटा मिनिमम कितना हो जाना चाहिए, ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया, तो वो कितना आता है, μs के इक्वल आता है। तो अगर tan थीटा μs के इक्वल हो जाए तब तक वो स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों कंडीशन को एक साथ ले लो तो टॉपल बिफोर स्लाइड अगर tan थीटा मतलब कि μs की वैल्यू ग्रेटर हो 2r/h से, तो पहले कंडीशन किसकी मिल जाएगी, पहले टॉपलिंग की कंडीशन मिल जाएगी, तो पहले वो लुढ़क जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब रेडियस और h दोनों पे डिपेंड कर रहा है इसका लुढ़कना, समझ रहे हो। तो जितनी कम होगी ये उतनी ही आसानी से हो जाएगा। और यहां देखिए tan थीटा की वैल्यू μs होना चाहिए,
तो स्लाइड करने के लिए इतना होना चाहिए, और स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल हो। याद करो मैंने फ्रिक्शन में बताया होगा या आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन में पहले कि tan थीटा स्लाइडिंग से रोकने के लिए, तो फॉर थीटा लेस देन थीटा आर, ठीक है ना, नो स्लाइडिंग नहीं होता है, स्लाइड नहीं करेगा वो अगर थीटा लेस देन, यानी कि म्यू के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो tan थीटा म्यू होता है म्यू एस, tan थीटा आर, ये थीटा आर ही हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, इज म्यू एस। अगर इससे छोटा हो, अगर ऐसा एंगल हो ताकि उसका tan थीटा छोटा हो जाए tan थीटा आर से, समझ रहे हो, मतलब म्यू से, म्यू एस से अगर छोटा हो जाए tan थीटा, तो इन दैट केस क्या होगा, स्लाइड करेगी पहले, नहीं नो स्लाइडिंग नहीं होगी, समझ रहे हो। तो अगर इससे ज्यादा होगा तो वो स्लाइडिंग करेगा, ठीक है, tan थीटा ज्यादा हो जाए किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो वो स्लाइड करेगा, ठीक है ना, स्लाइड, इसका मतलब म्यू एस से ज्यादा होना चाहिए tan थीटा, तो वो स्लाइड करेगा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे म्यू आर है, समझ रहे हो। तो अगर म्यू एस की वैल्यू ज्यादा है 2r/h से तो वो टॉपल करेगा, अगर म्यू एस की वैल्यू कम है tan थीटा से, tan थीटा भी अगर इसी से आप कंसल्ट कर लें, अगर 2r/h ही कर लें, तो ऐसे केस में भी वो क्या होगा, पहले इस केस में मैं बात कर रहा हूं, पहले स्लाइड करेगा। अगर ये कंडीशन पहले मिल जाएगी तो स्लाइडिंग पहले होगी, ये कंडीशन पहले मिल जाएगी तो टॉपलिंग पहले होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, देखिए कैसे, इसको आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कोई भी वस्तु अगर ऐसे रखा जाए तो इसका mg जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर यहां से पास कर जाए, यहां से, तब तक तो ये टॉपल नहीं करेगा। इसके इधर अगर आ गया, बाहर आ गया, तब वो टॉपल कर जाएगा। देखिए अगर ये इस तरह से है और आप इतना एंगल उठा दिए कि mg इसके बाहर आ गया, तब मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक आप देखोगे इसके अबाउट, तो mg का भी टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 है, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 है, तो ये पलटी नहीं मारेगा। लेकिन आप इसके इधर आ गए, जैसे यहां आ गए, तो इसके अबाउट आप देखोगे तो अब इसका टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, अब ये नॉन जीरो टॉर्क होगा। तो मिनिमम कंडीशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा निकल के आता है, सही है। तो इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो इसका tan थीटा होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है h/2, तो h/2 करोगे तो देखो 2r/h आ गया। तो देख रहे हो ये भी वही कंडीशन दे रहे हैं, ठीक, 2r/h। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु तब तक टॉपल नहीं करेगा जब तक mg जो है वो इसके इधर रहेगा, ठीक है, जब तक इसके इधर है, इसके बाहर आ गया तब वो पलटी मार जाएगा, तब वो टॉपल कर जाएगा, ठीक। तो ये थी कुछ बातें टॉपलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक क्या है, वो छोटा सा है बट कंसेप्चुअल है, ठीक। स्लाइडिंग भी आ जाएगा, फ्रिक्शन की भी बात हो जाएगी, और यहाँ पे रोटेशन की भी बात हो जाएगी, टॉर्क के बारे में बात हो जाएगी, ठीक। चलो, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।